So, hello students, very good morning to all of you out there. And here I am with one of the most controversial question of JEE Advanced 2024. This question is from second paper and it belongs to organic chemistry portion. तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इस क्वेश्चन पे बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही हैं. ठीक है, बच्चे भी काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि सर आंसर ये होना चाहिए, अपना अपना लॉजिक बता रहे हैं. सर ये 3, 6, कोई 9, कोई 12, बहुत सारे आंसर्स बच्चे दे रहे हैं. तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे इस क्वेश्चन की. हर एक आंसर पे बात करेंगे कि 3 किस लॉजिक से बच्चे 3 कह रहे हैं, किस लॉजिक से 6 बोल रहे हैं, किस लॉजिक से 9 बोल रहे हैं, और जो भी आंसर है जेई ने तो 6 और 12 इसका आंसर दिया हुआ है, तो किस लॉजिक से 12 बोला जा रहा है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे. ठीक है, और ये भी बताएंगे, मैं अपना व्यू भी रखूंगा कि यार देखो ये सही होना चाहिए, ये सही नहीं होना चाहिए. हर एक बात पर हम डिस्कशन करेंगे. थोड़ी लंबी हो सकती है ये वीडियो. ठीक है, एंड बिफोर प्रोसीडिंग अगेन, जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एक बार फिर से आपको मैं केम आईआईटी ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ. ये मेरा खुद का ऐप है जहां आपको मेरे कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे फॉर जेई 2025 एंड जेई 2026 स्टूडेंट्स. तो जो भी सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर कर अपनी रैंक, बहुत अच्छी वाली रैंक अचीव करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल होता है. ऑनलाइन मीडियम से भी आप पढ़ाई करके बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं, गिवन दैट आप सिंसियर बच्चे हैं तब. तो अगर आपको ये काम करना है तो आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं और कंप्लीट केमिस्ट्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं. इसके बाद अगर आप कही गई बातों को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो इसके अलावा आपको केमिस्ट्री में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. जो बातें आपको कोर्सेज के दौरान बताई गई हैं उनके अलावा कुछ नहीं करना है. ठीक है, सो इसका लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. आप अभी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप और अपनी पढ़ाई आज से ही हमारे साथ शुरू कर सकते हैं. ठीक, चलो तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन की. तो आइए इंतज़ार ख़त्म करते हैं और ये है क्वेश्चन. अब तो आपने बहुत बार देख लिया होगा इस क्वेश्चन को अभी तक, जो भी 24 वाले स्टूडेंट्स हैं. साथ ही साथ ये जो वीडियो है इसका पर्पस ये भी है कि 25 और 26, क्या 26 वाले स्टूडेंट्स अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ खास तो पढ़े नहीं होंगे, बट 25 स्टूडेंट्स जो हैं वो भी एक प्रॉपर अप्रोच समझें, किस मेंटालिटी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये बातें आपको समझनी होगी. ठीक है, अब एक दो बातें और मैं पहले बताऊं शुरू करने से पहले इसमें, कि जेई ने जो आंसर रिलीज किया है वो किया है, जेई ने जो आंसर रिलीज किया है वो किया है 6 और 12. यही आंसर उन्होंने रिलीज किया है. एंड आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. चलो 6 पे बात करेंगे अभी, बट मैं आपको शुरू में ही ये बता दूं कि आंसर इसका 12 नहीं हो सकता है. 12 तो इसका आंसर नहीं है. बहुत ही सस्ता लॉजिक आप लगाओगे, जो कि स्कूल लेवल के टीचर्स वो लॉजिक लगा सकते हैं. उस लेवल की बात अगर मैं करूं, बहुत ही एकदम सस्ता सा लॉजिक लगाऊं, तो आंसर 12 आ सकता है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 12 इसका आंसर दिया जाएगा. अगर आंसर रिलीज होने से पहले मैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन आपके सामने रखता, और जो कि मैंने अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को क्लास में सॉल्व कराया भी था, तो मेरे आंसर में कहीं भी 12 नहीं था. मेरे आंसर में कहीं भी 12 नहीं था. कुछ लोग अभी भी मैं देख रहा हूं जिन्होंने 12 आंसर किया है, बड़े खुशी से उल्लास के साथ बता रहे हैं कि देखो हमने बोला था 6 और 12, और जेई ने भी 12 आंसर को सही किया है. बट
12 नहीं, 12 ठीक नहीं है। क्या ठीक है वो डिस्कस करते हैं और बिल्कुल तर्क के साथ आपको बताऊंगा कि 12 क्यों ठीक नहीं है, बिल्कुल तर्क के साथ बताएंगे, ऐसे कोई हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये कह रहा है, देखो ये बात और समझ लो कि जेई का आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत गलत गलत आंसर भी जेई ने रिलीज करे हैं, हिस्ट्री गवाह है। और क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां रहती हैं, कुछ बातें बहुत स्पष्ट नहीं लिखी होती हैं, होता है ऐसा। अब इसका एक सीधा साधा आपको मैं एग्जांपल बताऊं, इसी पेपर का जेई 2024 का फर्स्ट पेपर देखो, वो मैंने सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला भी था उस क्वेश्चन को, नॉर्मल रूटीन बेसिस पे सॉल्व करा था। क्या था वो क्वेश्चन, वो जो निकल कार्बोनिल के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, ये वाली बात, ये क्वेश्चन था ना एक। तो उसमें मैंने सॉल्व करते समय ही कहा था कि यार आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख के आंसर मत करना, ये गलती बच्चे कर सकते हैं। मैंने ऐसे बोल के सॉल्व किया उस क्वेश्चन को और मेरा आंसर मैच हुआ था 1, और कोई भी और भी लोगों ने किया होगा तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आई एम नॉट सेइंग कि बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है या कुछ है, कुछ नहीं था ऐसा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होना चाहिए, तो हमारा आंसर 1 मैच हो रहा था, बट उन्होंने आंसर दिया हुआ है 3। ये क्या बदतमीजी है पता नहीं, 3 आंसर दिया हुआ है। मुझे लगता है वो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 3 लोगों का इसके साथ रिजेंबल कर रहा होगा, इसलिए 3 दे दिया आंसर, बट उन्होंने क्वेश्चन में तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा था। तो गलतियां तो हो सकती हैं और अभी चांसेस भी हैं कि वो गलतियों को सुधारा जाए, बट अगर कोई जिद पे अड़ जाए तो भाई सुप्रीम पावर उनके पास है, तो फिर हो सकता है आप कुछ नहीं कर सकते। बट अभी हम क्या सही है उस पर चर्चा करेंगे। यहां तो बिल्कुल वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, तो आप चिंता ना करें, 1 ही सही है, बट वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो सब मुझे नहीं पता। अब आओ इस क्वेश्चन पे। यहां पे क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया हुआ है। शुरू में बातें काफी आसान लगती हैं पढ़ के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 का है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट दे रहा है, मतलब फिनोलिक हाइड्रोजन्स हैं, सॉरी फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है, एंड डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे क्या है बताऊं, P का स्ट्रक्चर काफी स्पष्ट हो जाता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, हिंट मिल जाता है कि हाँ बेंजीन की रिंग होगी, तो बेंजीन की रिंग होगी, ये हिंट मिल जा रहा है। और 3 फिनोलिक ग्रुप्स हैं, तो ठीक है, OH OH OH। क्योंकि देखो एक डाउट ये आता ना कि 1-2 पोजीशन पे क्यों नहीं लगाए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड नहीं है, तो आजू बाजू नहीं लग सकता क्योंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड हो जाएगा फिर। तो ये 1-3-5 ये बढ़िया सुटेबल पोजीशन है, 1 2 3 4 5 ये बढ़िया सुटेबल पोजीशन है। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग इसको थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं या फिर थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट मान रहे हैं, बट ये लाइन मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपाउंड P रिएक्ट्स विथ 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइम Q। ऑक्साइम Q दे रहा है, वो 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन है। अब हाइड्रोक्सिल अमीन तो सर एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है, बट यहां तो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप तो है नहीं, कार्बोनिल्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऑक्साइम तो आ रहा है और 3 इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, ये भी पता है, मतलब कहीं ना कहीं ये तीनों कार्बोनिल्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, कुछ ऐसी बात हो रही होगी। P को नहीं बदलना, P तो यही है, P तो यही है। लेकिन अब आप याद करो, एक चीज हमने पढ़ा था, टॉटोमेरिज्म पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि यार ये जो कंपाउंड है डबल बॉन्डो, इसमें स्पेस टॉटोमेरिज्म में हमने पढ़ा था कि इसका आप इनॉल बनाओगे तो फिनॉल बन जाता है। ये वाला हाइड्रोजन हटाकर, ये कोई भी एक हाइड्रोजन हटाकर आप इसका फिनॉल बना देते हो। फिर हमने क्वेश्चन भी किया था कि बताओ
इसमें और इसमें, इसका भी कंप्लीट टॉटोमेरिज्म अगर आप कराओगे तो बनेगा क्या, ये 135 बेंजीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था, याद करो आप टॉटोमेरिज्म के लेक्चर्स आप एक बार रिविजिट करके देख भी सकते हो, ऑल्दो मन नहीं करेगा आपका, अगर आप 24 एस्पिरेंट हो तो काफी मन उठ सा जाता है इतना पढ़ने के बाद, है ना। तो चलो यहां पर आप देखोगे मैंने परसेंटेज इनॉल कंपैरिजन कराया था इसका, और एक तर्क ये दिया था मैंने कि हाँ यार इसका इनॉल ज्यादा होता है, और ये जो होता है ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ये नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, और इसका जो ये है ये सब्सटेंशियली ठीक ठाक अमाउंट में होता है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि आप अगर देखें कि इससे ये बनाने में आपने 3-3 CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, ये वाला CH बॉन्ड टूटेगा फिर इस तरह से, यहां ये वाला CH बॉन्ड टूटेगा फिर ये वाला CH बॉन्ड टूटेगा फिर इस तरह से, यहां ये वाला CH बॉन्ड टूटेगा फिर इस तरह से यहां, क्योंकि देखो जो फाइनल इनॉल की रेजोनेंस एनर्जी है वो लगभग बराबर ही है। एरोमेटिक ये भी है, एरोमेटिक ये भी है, बट इसको एरोमेटिक बनाने के लिए आपने 3 CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है। ऐसा लॉजिक दिए थे, याद होगा, 3 CH बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। तो बात ऐसी है कि ये जो है ये नेग्लिजिबल तो नहीं होगा, क्योंकि इसका यहां कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ये ज्यादा होगा ये कम होगा, नहीं, अगर इनके साथ तुलना करो तो ये काफी कम अमाउंट में होगा, बट इसकी अगर बात किया जाए तो हम इसको मान सकते हैं कि सब्सटेंशियल अमाउंट में है। लेकिन सर ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये इतना है कि रिएक्शन दे दे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए तो वो लाइन लिखी हुई है, उन्होंने काफी स्पष्ट किया है, इसीलिए ये लाइन लिखी है कि देखो भाई आपको कोई संदेह ना हो, इसलिए 3 इक्विवेलेंट्स NH2OH के साथ ऑक्साइम मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म है, इसका जो टॉटोमेरिक फॉर्म है ये सब्सटेंशियली वहां प्रेजेंट है। ये बात कंफर्म हो जाती है इस लाइन के साथ। यहां तक बात समझ आ गई? ये यहां कंफर्म हो जाती है ये बात। चलिए, तो ये बन कैसे गया होगा सर? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन है। अच्छा, तो उसमें ये भी बात तो आती है, जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन वाला रिएक्शन पढ़ते हो तो अमोनिया डेरिवेटिव का ऑलमोस्ट हर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है वो कैटालिटिक H+ कंडीशंस में होता है, pH 4-5 के रेंज में होता है। ये बहुत बार बताई गई बात है, कोई नई बात नहीं। तो क्या हुआ होगा कि जब कैटालिटिक H+ हुआ रहा होगा ना यहां पर, बिकॉज यू हैव टू मेंटेन अ pH कंडीशन ऑफ 4 to 5 व्हेन यू आर अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओवर कार्बोनिल्स with ammonia derivatives. So catalytic H+ के साथ ये पहले एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म कर लिया होगा, एसिड कैटेलाइज्ड टॉटोमेरिज्म कर लिया होगा, और ये कुछ अपने इस फॉर्म में आ गया होगा। फिर इसने ऑक्साइम बना लिया, और अब उस ऑक्साइम का कुछ खास काम है नहीं, 3 इक्विवेलेंट्स NH2OH के साथ। बस ये लाइन ना इसीलिए दी हुई है, ऑक्साइम का कोई काम नहीं है आगे, बट ये लाइन ये कंफर्म कर रही है कि देखो भाई ये सब्सटेंशियल अमाउंट में है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ी बात है क्वेश्चन के लिए आगे चल के। चलो, अब ये क्या कह रहा है? ट्रीटमेंट ऑफ P विथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस R एज द मेजर प्रोडक्ट। अब P तो वही है, P तो यही है, P को कुछ और नहीं मान सकते, P तो ये है। अब KOH के साथ एक्सेस मिथाइल आयोडाइड में रिएक्शन कराएं तो R बन रहा है। अब देखो यहां से जो है ना सभी बच्चों के रास्ते बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं मतलब कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। अब यहां से कंफ्यूजन होता है शुरू। अब हर एक कंफ्यूजन को डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है और क्या सही है क्या गलत है। अब देखो पहला तर्क बच्चों का ये आता है, जिन बच्चों का आंसर इसमें आ रहा है 3, उनका जो तर्क है वो क्या है मैं बता रहा हूं। उनका तर्क कुछ ऐसा है
कि वो कह रहे हैं कि देखो सर ये तो हमारे पास OH 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 है, OH 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 है, और जब KOH के साथ इसका रिएक्शन रहेगा, KOH एक्सेस में है, तो फिनॉल से H प्लस निकालने में KOH को कोई दिक्कत नहीं होती, तुरंत फिनॉक्साइड आयन बनाता है। तो तीन तरफ से फिनॉक्साइड बनेगा और उसके बाद फिर CH3I तो है ही, इसका तो जन्म ही SN2 अटैक करवाने के लिए हुआ, इस पे तो कोई SN2 अटैक कर सकता है, और आपके पास ये तीन मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएंगे, OCH3 OCH3 एंड OCH3, ये तीन मिथॉक्सी ग्रुप्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां तक ठीक है बात? हाँ ठीक लगती है। उसके बाद ये कह रहा है कि अब ये R का रिएक्शन कराना है एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन का सुपरस्टार तो यही है, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्शन कराना है इस R का, और ये कह रहा है तो चलो रिएक्शन कराओ। आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, सॉरी मैग्नीशियम ब्रोमाइड विल बी लाइक दिस, MgBr प्लस, आइसोब्यूटाइल ये ना, हाँ ठीक, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब ये कह रहे हैं कि ये R है और इसके साथ रिएक्शन कराने में बना है कंपाउंड नंबर S, बना है कंपाउंड नंबर S। कैसे बना है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्या ही रिएक्शंस होते हैं। एक तो आपने देखा होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लेता है, अगर हिंड्रेंस कम है तो और अच्छे से कर पाता है, हिंड्रेंस बढ़ाने लगते हो तो रेट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है। साथ ही साथ आपने ये भी पढ़ा है कि ये एसिड बेस रिएक्शन भी बड़े मजे से करता है। एसिड बेस तो ये बहुत तुरंत कर लेता है, बिकॉज CH पर माइनस, एक नॉर्मल sp3 कार्बन पे माइनस अगर है मतलब वो टेरिफिक बेस होता है, बहुत ही तगड़ा बेस होता है, कहीं से भी H प्लस निकालने में सक्षम है वो। इवन वो अमोनिया से H प्लस निकाल लेता है, पता है ना आपको, अमोनिया से H प्लस निकाल लेता है वो, अमोनिया जैसे घटिया एसिड से भी वो H प्लस निकाल लेता है। बट एक लिमिटेशन है इसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहता है देखो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, बट मैं इतना नहीं गिर सकता कि मैं अपने ही जैसे एक कार्बन से H प्लस निकाल लूं। ये बात पता है आपको ना, वो कैसा भी वो बोलता है मैं इतना नहीं गिर सकता कि मैं अपने ही जैसे कार्बन से H प्लस निकाल लूं। हाँ, अगर sp कार्बन है तो बात अलग है, वो फिर नॉर्मल कार्बन की श्रेणी में नहीं आता, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक ठाक बढ़ जाती है। तो कार्बन अगर sp2 कार्बन है या नॉर्मल sp3 कार्बन है, उससे H निकालने की बात है, तो इतना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं कर सकता है। और अगर आप यहां देखें तो आपके पास यहां से अगर आप H हटाओगे तो विनाइलिक एनायन बनेगा, और ऐसा काम ग्रिग्नार्ड नहीं करता, सपने में भी नहीं कर सकता। और ये वाले कार्बन जो कि पक्का sp3 कार्बन है, H निकालने की तो कोई भी यहां पर स्कोप नजर नहीं आती। अब कोई बोले नहीं सर हुआ ना, एक काम हुआ ना, देखो H निकल गया होगा, फिर H3O प्लस दे दिए ना तो H आ गया, ये सब बहुत फालतू बातें हैं, H निकल ही नहीं सकता पहली बात। तो फिर बच्चों का तर्क क्या है कि कोई बात नहीं सर, नो रिएक्शन हुआ, नो रिएक्शन हुआ तो ये जो बना है ना वो इसी को हम मान लेते हैं, ऐसा तर्क दे रहे हैं लोग कि ये जो बना है इसी को हम मान लेते हैं। और उन्होंने फिर पूछा है कि कंपाउंड S में कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो आंसर दे दिया 3। अब ये बड़ा गंदा लॉजिक है, ये बड़ा गंदा लॉजिक है, ऐसे मत करिएगा, इसमें कोई भी स्कोप नहीं है कि आप अगर इस तर्क के साथ चैलेंज करें तो आपको कुछ मिल पाए ना, नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इतना कॉमन सेंस आगे आने वाले बच्चे भी रखें कि जब वो कह रहा है कि ऐसा करने पे एक कंपाउंड बना है S, एक कंपाउंड बना है S, तो मतलब रिएक्शन हुआ है एंड समथिंग न्यू हैज बीन फॉर्म्ड, न्यू हैज बीन फॉर्म्ड। और ये वाली जो लाइन थी
ये लाइन का भी महत्व यहां अब आ जाता है। उन्होंने कहा है कि सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ उसका कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कीटो फॉर्म प्रेजेंट है, मतलब अगर आप ऐसे नहीं जा पा रहे हैं तो इसके कीटो फॉर्म को पकड़ के रिएक्शन कराइए। और फिर आता है अगला आंसर। कौन वाला आंसर? 9। मैं सबसे सही वाला आंसर लास्ट में बताऊंगा। अब अगला जो लॉजिक आता है बच्चों का वो क्या आता है? अब मैं 9 वालों के पास आता हूं, 9 वालों के पास आता हूं जिन्होंने कहा आंसर 9। अब ये कितना सही है बात करते। आंसर 9 ये कितना सही है? अच्छा चलो इससे पहले ना आंसर 12 की बात करते हैं। पहले चलो आंसर 12 की पहले बात करते हैं, फिर देखते हैं ये कितना सही है। तो अब ये बात तो समझ आ गई कि हमें ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराने के लिए ना इसका ये कीटो वर्जन लेना पड़ेगा। और ये टॉटोमराइज हो गया होगा KOH के प्रेजेंस में, बेस कैटेलाइज टॉटोमेरिज्म कर लिया होगा इसने, ठीक है। ये P तो यही रहा होगा, OH OH OH, और KOH के प्रेजेंस में बेस कैटेलाइज टॉटोमेरिज्म हुआ होगा और ये बन गया होगा। अब KOH खैर एक्सेस में है तो अब क्या करा सकते हैं? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन यहां पर आप देखें अगर तो ये CH2 ग्रुप है, दिस इज एक्टिव मिथिलिन ग्रुप। ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है, मस्त एसिडिक हाइड्रोजन होता है और KOH तो उसे आराम से निकाल लेता है। वो तो नॉर्मल अगर आपके पास कीटो के बाजू में एक अल्फा हाइड्रोजन है उसको भी निकाल लेता है, ऑल्दो बहुत इरिवर्सिबली नहीं निकाल पाता, बट हाँ कुछ हद तक निकाल लेता है। जब दो तरफ से C डबल बॉन्ड O मिल रहे हैं एक्टिव मिथिलिन ग्रुप्स के, आपने कितने रिएक्शंस पढ़े हैं? तो KOH निकाला जा सकता है, H+ निकाल सकता है। उसके बाद क्या बोला बेटा? एक्सेस मिथाइल आयोडाइड। अब आप सोचो ये रिएक्शन हुआ होगा KOH के साथ। अगर मैं सिर्फ एक इक्विवेलेंट अभी आपको लेकर समझाऊं तो आप समझ पा रहे होगे। पहले ये हुआ होगा और उसके बाद एक इक्विवेलेंट में CH3I की बात करूं तो यहां CH3 लग गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। माइनस आया होगा, CH3I के साथ मस्त वाला SN2 करा होगा, ठीक। अब दूसरी बात ये है, यहां तक तो ठीक है, बट यार अभी एक और हाइड्रोजन तो बचा हुआ है। ये हाइड्रोजन तो बचा हुआ है ना, अब ये हाइड्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अभी ठीक है आपको लग सकता है टर्शरी हाइड्रोजन है, बट स्टिल जब आजू बाजू 2 C डबल बॉन्ड O हो तो OH- के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये H+ निकालना। और जब आप ऐसा एसिड बेस रिएक्शन करा रहे होते हो तो कोई हिंड्रेंस की बात नहीं होती है, ये तुरंत H+ निकाल सकता है और तुरंत H+ निकालकर एक और बार यहां अनायन बन सकता है, यहां अनायन बन सकता है और CH3I है जिस पर अटैक कराना है। अब यहां यह तर्क मत देना कि हिंड्रेंस आ जाएगा, हिंड्रेंस ऐसी जगहों पे नहीं आता है। और CH3I पे कैसा हिंड्रेंस? कितना भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, कितना भी बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, CH3I तो SN2 तुरंत करवा लेता है यार। उसको SN2 कराने में क्या दिक्कत है? वो तो करा ही लेता है SN2 CH3I। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 12 वाले ये जो आप आ रहे हैं बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब सभी चीजें एक्सेस में थी तो हर तरफ मैं ये करा लेता हूं। हाँ ये आपको प्रोडक्ट थोड़ा गंदा दिख जरूर सकता है बट ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ऐसा वैसा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है ये नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये कंपाउंड आपके पास आया, दिक्कत यहां शुरू होती है जब लोग इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। किसके साथ? ग्रिग्नार्ड के साथ। सर रिएक्ट तो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट किस तरह से करा रहे हैं वो बता रहा हूं। ये 12 वालों की बात कर रहा हूं मैं, 12 वालों की। वो क्या कर रहे हैं, एकदम बेशरम होकर ये माइनस का यहां अटैक करा रहे हैं, ये खोल रहे हैं, मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दे रहे हैं। और ये बात आपको बहुत बार पढ़ाई गई है,
कोई भी ढंग का टीचर पढ़ाया होगा, सभी ने ये बात बताई होगी, कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है ये बात, कि जब आपके पास इस तरह से जब आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रहे होते हैं और बाजू में अगर टर्शरी कार्बन होता है, इवन ये टर्शरी कार्बन होता है इस तरह से, ये लो इस तरह का टर्शरी कार्बन है, टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है मान लो, इवन सेकेंडरी कार्बन भी अगर थोड़ा बल्की है तो भी ये चीज मानी जाती है। जैसे टर्शरी कार्बन है तो क्या हो जाता है, तो जैसे न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच कर रहा होता है, क्या ये यहां जा पाता है? नहीं जा पाता। स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिक स्विंग हो जाती है, टेक्निकल लैंग्वेज में न्यूक्लियोफिलिक स्विंग इधर भाग जाता है, न्यूक्लियोफिल नहीं जा पाता है। ठीक, ये बात आपको ग्रिग्नार्ड के लिए पढ़ाई गई है और कहां पढ़ाई गई है, इवन आपको NaHCO3 एडिशन, सॉरी NaHSO3 एडिशन याद आ रहा है, बाइसल्फाइड एडक्ट जहां बनता है वहां भी ये बात बताई गई है, ग्रिग्नार्ड में भी बताई गई है कि यार ठीक है ये काफी बल्कि, जो भी बल्कि ग्रुप्स है, RMGXR तो जाना माना बल्कि ग्रुप है, ये लोग यहां अप्रोच नहीं कर पाते, ये लोग ऐसे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहां हम पकड़ के ऐसे अटैक करवा देंगे, ये अटैक करा देंगे इधर और ये तीनों तरफ अटैक, यहां पर देख सकते हैं आप टर्शरी अवेलेबल है और वो बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट आ रहा है एस। आप इतने बेशरम कैसे हो सकते हैं कि आप ये बोल रहे हैं? ठीक है, जेई के साथ आपका आंसर मैच हो गया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जेई के साथ आंसर मैच हो गया, है तो गलत ही ना। मतलब केमिस्ट्री के टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता कि आप एक अच्छे खासे बल्कि ग्रिग्नार्ड को पकड़ के, इतने बल्कि ग्रिग्नार्ड को पकड़ के आप रिएक्ट करा रहे हैं और ऊपर से टर्शरी कार्बन के बाजू में, दो टर्शरी कार्बन के बीच में आप इतने बल्कि ग्रिग्नार्ड का अप्रोच करवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर बहुत छोटे लेवल का एग्जाम होता तो बात अलग है, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती तो हम 12 भी मान लेते। अरे कैसे नहीं होगी बच्चों को इतनी समझ यार, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए, है ना। तो भाई 12 वाले, आप गलती से आपका आंसर सही हो गया है, अगर हो गया हो तो मैं तो चाहूंगा कि 12 को भी कैंसिल कर दिया जाए और जो सही आंसर है वो यहां पर दिया जाए। कुछ इस तरह से अगर आप बनाएंगे, OH इधर है और ये ऐसा, तो अब यहां एक मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से 12 आ रहा है। बट क्या ये इसको सही मानना चाहिए था? नहीं, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, यस दिस मस्ट बी इनकरेक्ट। ये लास्ट वाला स्टेप ठीक नहीं है, ठीक, ये मान लीजिए बात आप। चलिए अब आते हैं अगले अप्रोच की तरफ जो थोड़ा इससे बेहतर है। देखो पहला वाला अप्रोच मैंने कहा ये सबसे घटिया अप्रोच है कि आप बोलें कि नहीं कुछ बना ही नहीं है, बर्बाद। दूसरा अप्रोच 12 वाला, ना ये बात हजम नहीं हो रही, हो भी नहीं सकती, ठीक, किसी एंगल से नहीं हो सकती हजम ये बात, ये भी गलत। अब आ जाओ 9 वालों का आंसर बताते हैं कि जिनका आंसर 9 आ रहा है, जिनका आंसर 9 आ रहा है उन्होंने क्या किया। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है बट कोई बात नहीं, डिस्कशन कर रहे हैं यार, थोड़ा समझो, एक सेशन की तरह ही हो गया ये क्वेश्चन। 9 कैसे आ रहा है आंसर? वो लोगों ने ऐसा किया है कि यहां तक तो आए हैं, यहां तक आए हैं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये मिथाइल लगाए हैं, मिथाइल लगाए हैं, मिथाइल लगाए हैं। अब उनका थिंकिंग थोड़ा ऐसा है कि सर देखो ठीक है, हम मानते हैं कि यहां दूसरा मिथाइल लग सकता है, ठीक है सर, हम मानते हैं कि दूसरा मिथाइल वहां लगाया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है दूसरे मिथाइल को लगाने में। बट यहां पर अगर मैं सर, उनके पास थोड़ा कॉमन सेंस है, जो 9 वाले बच्चे हैं उनके पास थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा तार्किक बात कर रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि सर हमने ना मिथाइल एक लगाया, लेकिन आगे फिर हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देखा ग्रिग्नार्ड का अप्रोच कराना है, ग्रिग्नार्ड का अप्रोच कराना है। और अगर ग्रिग्नार्ड का अप्रोच कराना है तो सर ऐसी बेशर्मी तो हम नहीं कर सकते, इतने बेशर्म हम नहीं हैं। ये 9 वाले बच्चों का तर्क है, जिनके साथ मैं थोड़ा अग्री करूंगा भी। वो कह रहे हैं कि सर ठीक है ना, एक मिथाइल लगा लेते हैं ताकि ग्रिग्नार्ड के साथ एक बेहतर अटैक हो सके। अब थोड़ा फीजिबल हो जाएगा अटैक, कितने % होगा ये हम ऑन पेपर नहीं बता सकते, बट हाँ पिछले वाले से तो बेटर है कि ठीक है सर ये अप्रोच करा देते हैं ऐसे इधर, सिमिलरली यहां भी, सिमिलरली यहां भी, क्योंकि बाजू में सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाए, कितना सही है ये नहीं पता, बट पिछले वाले से बेटर है। आप OH कर देंगे इधर ऐसा, इधर भी आप OH कर देंगे ऐसा, और इधर भी आप OH कर देंगे ऐसा, और आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आंसर आएगा 9 आएगा। ठीक है, बट देखो वही बात है, अगर 2 आंसर देना था इन्हें, अगर इन्हें 2 आंसर देना था तो इसको भी मैं नॉट 100% एक्यूरेट, इसको मैं एकदम से सही नहीं मानूंगा, बट बेटर देन 12। जो 12 आंसर दिए उनसे बेटर है, उनसे थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब आते हैं अंतिम अप्रोच पर। और ये जो है ना, ये बड़ा लॉजिकल अप्रोच है और ऐसा ही होता है। और इस तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे इस अप्रोच को हमने डिस्कस भी किया था। आप अगर पूरे ऑर्गेनिक के जो हमने 200-250 क्वेश्चन अपलोड किए थे हमारे ऐप पर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में, अगर आपने हर क्वेश्चन किया है तो ये अप्रोच आपको क्लिक करने में कोई बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए। देखिए यहां पर आपके पास आइए और एसिड बेस रिएक्शन कराइए, और बिल्कुल धूम धड़ाके से एसिड बेस रिएक्शन कराइए, कोई संकोच नहीं है, लगाइए 2-2 मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये रिएक्ट करेगा आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। बहुत ही सोच समझ के ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप चूज किया गया है। ये एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है, ये एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है, आप ध्यान से देखें, ये एक ऐसा एल्काइल ग्रुप है जिसके अगर मैं CH2- के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन एटम विराजमान है। तो जब भी मैंने आपको ग्रिग्नार्ड पढ़ाया, मैंने हमेशा बोला है कि इसको आप कोवेलेंटली बॉन्डेड मान के ना चलें, आप इसको आयनिक देखें और C पर पक्का पक्का माइनस मान के देखें। आप C पर पक्का पक्का माइनस मान के देखें। अब आप थोड़ा ध्यान लगाओ, क्या आपको यह बात नहीं समझ आ रही कि ठीक है ये तो नहीं अटैक कर सकता, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये स्पीशीज अटैक कर दे, पूरा पूरा ही अटैक नहीं कर सकता, इतने सारे मिथाइल बैठे हुए हैं, वो तो खत्म ही ऑप्शन है बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखो यहां पर इन्होंने बड़े प्यार से एक हाइड्रोजन रखा हुआ है, यहां बड़े प्यार से हाइड्रोजन रखा हुआ है, और बहुत आसानी से यह दिख रहा है कि यहां हाइड्राइड निकल सकता है, हाइड्राइड निकलकर अटैक कर सकता है। और हाइड्राइड की बात किया जाए तो हाइड्राइड अप्रोच करने में कोई दिक्कत नहीं होती, हाइड्राइड एक छोटा न्यूक्लियोफाइल है, वो अप्रोच कर सकता है। और ये इधर अटैक, और ये H- निकलकर इधर जाके अटैक करे लाइक दिस। यहां भी कर सकता है, यहां भी कर सकता है, और यहां भी कर सकता है। और जब ये इस प्रकार अटैक करेगा तब आप पाएंगे कि ये 2 मिथाइल इधर है, 2 मिथाइल इधर है, 2 मिथाइल इधर है, डबल बॉन्ड O जो था वो OH हो चुका है। देखिए क्या हो चुका है, वो OH हो चुका है, ये भी OH हो चुका है, ये भी OH हो चुका है, प्लस आपके पास एक एल्कीन बन गया है,
एक एल्कीन बन गया है। अब एक और समस्या है इस क्वेश्चन में, उसकी भी बात करूंगा। ये एल्कीन बन चुका है और साथ में ये एसिडिफिकेशन के बाद तो ये प्रोडक्ट आपके पास आया। देखो ना, ये बेस है, H- के थ्रू अटैक करेगा, कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करे हुए हैं, है ना। तो ये इसीलिए मैं कहता हूं, जब मैं क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कराता हूं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं बच्चों के, अरे सर इतना टफ थोड़ी ना आता है जेई में। इवन आप मेरी रैंक बूस्टिंग सीरीज यूट्यूब पर है, उस पर देखिए, उस पर कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि अरे ये सब करने से नहीं होता है, ये तो बड़े टफ चीजें हैं, यहां से ये कैसे निकल गया, वो कैसे निकल सकता है। तो ये सब बातें जब आप उस तरह के सवाल कर लेते हो बहुत सारे, जब आप यूज्ड टू हो जाते हो, तो ये सब आपको कोई बड़ी चीज नहीं लगती। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सब चीजें आपको करनी चाहिए अगर आपको 7,000 6,000 रैंक चाहिए, नहीं। ये बातें आप इसलिए सीखते हैं ताकि आप 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक एस्पायर करें अच्छे से, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखें तो ये H- हाइड्राइड अटैक करेगा और ये सबसे सुटेबल आंसर है। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इट गिव्स कंपाउंड S, अ ट्रीटमेंट विथ H3O प्लस गिव्स कंपाउंड S एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ठीक है, अब जब आप यहां पर H3O प्लस के साथ ट्रीटमेंट करें, अब यहां पर कुछ बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है कि सर अब S किसको माने, सर कुछ बताया थोड़े ना। अब ऐसी भी बात कर रहे हैं, कुछ बताया थोड़े ना है कि ये S है कि ये S है। और देखा जाए तो सच में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इट गिव्स S एज द मेजर प्रोडक्ट। और मिथाइल ग्रुप्स, अब मिथाइल ग्रुप्स तो इसमें भी है, ये मिथाइल ग्रुप्स तो इसमें भी है। हाँ, ये भी एक कंफ्यूजिंग बात है, ये थोड़ा और स्पष्ट हो सकता था। क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर इस अप्रोच से आया और वो कंफ्यूज हो गया कि क्या करूं सर, मैं क्या करूं सर, यहां तो मुझे एक तो इधर 6 मिथाइल दिख रहे हैं, मुझे 6 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 मिथाइल दिख रहे हैं और यहां 2 मिथाइल दिख रहे हैं, तो मैं 6 करूं आंसर या फिर 2 करूं आंसर। तो मैं बोलूंगा यार ऐसे केसेस में आप आंसर 6 ही करिए, आप 6 ही करिए। क्योंकि देखो बात वही है कि ये वाली चीज थोड़ी सी इनकम्प्लीट है क्योंकि साथ में एल्कीन भी बन रहा है। बट ठीक है, क्वेश्चन की फीलिंग से समझ आ रहा है आपको कि आप उस पी को लेकर चल रहे थे, तो उससे क्या बना है उसकी बात होनी थी। अब दूसरा एक मैं ऐसी छोटी सी बात ये कहूं कि फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ H3O प्लस, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि H3O प्लस के साथ वो रिएक्ट करा होगा, उसने H3O प्लस के साथ रिएक्ट करा होगा तब जो बना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, H3O प्लस के साथ रिएक्ट करा होगा। तो अब ये एल्कीन को H3O प्लस के साथ रिएक्ट करने की तो कोई जरूरत नहीं है, तो अगर H3O प्लस के साथ वो रिएक्ट करा है तो वो यही है। अगर मैं ऐसे जाऊं तो आंसर होना चाहिए मेरा 6, लेकिन अगर बच्चा कोई 2 भी बोल रहा है ना, तो वो भी बुरा आंसर नहीं। अगर वो बोल रहा है ये बना है सर, मैं इसको मान रहा हूं मेजर, तो आप किसी भी एंगल से उसको झुटला नहीं पाओगे, सिवाय आप ये एक छोटा सा तर्क दे दो कि H3O प्लस के साथ तो वो रिएक्ट नहीं कर रहा है ना। बट क्या दिक्कत है, आप H3O प्लस डाल रहे हो, दोनों बराबर अमाउंट में ही तो बन रहा है, क्योंकि जब ये बनेगा तो ये भी साथ में बनेगा, तो मेजर तो दोनों ही है, मेजर तो दोनों ही है। तो ये भी जो है ना, ये बुरा नहीं है, समझ गए बात। तो अगर आप ये पूछे मुझसे कि क्या आंसर रिलीज होना चाहिए था, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए था 6। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो होना चाहिए था 6 और 2। ये 2 आपको थोड़ा सुनकर अजीब लगेगा, हो सकता है कि आपको 2 बोलता हुआ और कोई ना मिले, बट मुझे लगता है 2 वाला बच्चा भी ठीक है। तो ये जो है ना, मुझे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ये लग रहा है। बट अगर बोला जाए कैन बी कंसिडर्ड, इसमें अगर बोला जाए कि चलो ठीक है कैन बी कंसिडर्ड वाली बात की जाए, और 6 और 2 में भी ना आपको मैंने बता दिया 2 किस एंगल से, अगर आप उस P को ही लेके चल रहे हो तो 6 ही ठीक है, तो 6 ही ठीक है। कैन बी कंसिडर्ड बोला जाए तो
9 वाला आंसर जो है ना वो कैन बी कंसिडर्ड में मैं मान सकता हूं कि ठीक है, कहीं ना कहीं से लॉजिक थोड़ा बैठ रहा है, तो 9 वालों को एक आप दे सकते हैं कि चलो ठीक है बेटा, तुमने ठीक सोचा, आपने एक ही बार उस बेस का रिएक्ट कराया, 2 मिथाइल नहीं लगाया, उस हिसाब से ठीक है बात। बट कैन नॉट बी करेक्ट, मतलब ये तो करेक्ट उन्होंने लिखा है, ये आंसर रिवर्स होना चाहिए, कैन नॉट बी करेक्ट वो है 12, नहीं हो सकता। 12 नहीं लग रहा मुझे, कहीं से नहीं 12 आता लग रहा है। बहुत ही सस्ते लॉजिक के साथ जाओगे तो 12 आंसर है। अगर आंसर 12 है ना तो फिर इस क्वेश्चन की जो महिमा है वो खत्म हो गई, फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, फिर वो एकदम से गंदे लेवल का सवाल हो गया। ऐड कराते जा रहे हो, मिथाइल मिथाइल आइसोब्यूटाइल ग्रुप भी जोड़ दिए आजू बाजू ना। ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन। काफी लंबा हो गया यार, ये 40 मिनट का वीडियो बन गया इस पे। मैंने नहीं सोचा था इतना लंबा डिस्कशन हो जाएगा। आई होप आपने पूरा डिस्कशन देखा होगा। कमेंट जरूर करिए कि कैसा लगा आपको इस क्वेश्चन का एनालिसिस। ठीक है, और फिर से अगेन वही बोलूंगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बिल्कुल और लेट ना करें और आए हमारे साथ ChemIIT ऐप पर और कोर्सेज का आनंद उठाएं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस प्लस प्लस लेवल की बातें करी जाती हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ वेल एक्सप्लेन्ड चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो बस यही कहना था कि पढ़ाई शुरू करिए ऑल फ्यूचर एस्पिरेंट्स। और 2024 वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अब हो गया, अब डिस्कशन जो आपने करके आए ठीक है, अच्छा है। अब देखिए, अब जेई आंसर कंसिडर करता है या नहीं, ये उसके ऊपर है। हमारी तरफ से जो सब्जेक्टिव जो एक्सट्रैक्ट निकाल के बताया जा सकता था वो मैंने कोशिश की आपके सामने रखने की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।